हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपके लिए 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मॉडल पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। ठीक है, इसका कोड है 825 CR। अगर आप 2025 के सातों सेट को सॉल्व कर लेते 100%, इससे आपको काफी हेल्प होगी। तो हमारी सजेशन आपसे यही है कि आप जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस या इंग्लिश, सबके आप 2025 के सातों सेट को सॉल्व करके जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, सातों सेट को सॉल्व कर लीजिए 2025 में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस का। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने को दिया जाता है। 70 नंबर का आपका पेपर है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके 20 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये 5-5 नंबर आपके हर सेक्शन से पूछे जाते हैं। 5 आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 5 आपके ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, 5 आपके सिविक्स से पूछे जाते हैं और 5 आपके इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 20 MCQ क्वेश्चन होगा और 20 MCQ क्वेश्चन एक एक नंबर का आता है, तो 20 नंबर आपके MCQ क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला आपका जो MCQ क्वेश्चन है वो है 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम था। तो इसके सारे आंसर हमने लगा के रखे हैं। तो इसका आंसर है आपका करेक्ट, फ्रांस की क्रांति। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की जो प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम था वो क्या था, फ्रांस की क्रांति। उसके बाद है सेकंड, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। किसकी थी प्रमुख भूमिका, बिस्मार्क की। ठीक है, किसकी थी प्रमुख भूमिका, बिस्मार्क की। ठीक है, ये सारे MCQ इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो ये 2025 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, तो इसको क्या करना, आपको तैयार कर लेना। उसके बाद तीसरा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। आनंद मठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, कौन थे आनंद मठ उपन्यास के लेखक, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन 20 MCQ क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना। बाकी हम आपको सातों सेट के MCQ क्वेश्चंस की वीडियो लेके आएंगे। वो 1 शॉर्ट वीडियो होगी जिसमें आपको सातों सेट के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल आपको 140 MCQ क्वेश्चन की हम 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेनी है। उसके बाद है 4, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। तो महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा, परिवहन पर, तकनीकी पर, कृषि क्षेत्र पर या उपयुक्त में से किसी पर नहीं। तो जो महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा वो किस पर पड़ा, कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस पर पड़ा था, कृषि क्षेत्र पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी। फ्रांस में, इटली में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या ब्रिटेन में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय राज्य नहीं है। तो कौन सा संघीय राज्य नहीं है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ संघीय राज्य नहीं है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा। तो देशभक्ति भी लोकतंत्र का प्रमुख गुण है। राष्ट्र चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील, ये तीनों ही क्या है, लोकतंत्र के प्रमुख गुण है। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ऑप्शन है 15 अगस्त, 10 सितंबर, 10 दिसंबर या 1 जनवरी या 26 जनवरी। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 1950 में 26 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1950 में 26 जनवरी को हुआ था। याद रखिए, अगर आपसे सन पूछ ले कि भारतीय संविधान कौन सी सन में लागू हुआ था, तो 1950 में लागू हुआ था। कौन सी डेट को लागू हुआ था, 26 जनवरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया। ऑप्शन है आपका दूसरी, 5वीं, 12वीं या 8वीं। तो जो भारतीय संविधान में भाषाओं को रखा गया वो कौन सी अनुसूची में रखा गया,
8वीं अनुसूची में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? ऑप्शन डी पुलिस। ठीक है, पुलिस राज्य सूची से संबंधित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, रबी की फसलें के बोने का समय कब से कब तक का है? तो जो रबी फसलें हैं उनके बोने का समय कब है? अक्टूबर से दिसंबर तक का। ठीक है, कब है? अक्टूबर से दिसंबर तक का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं? कोयला, यूरेनियम या प्राकृतिक गैस या लौह अयस्क? तो जो ऊर्जा खनिज नहीं वो कौन सा नहीं है? लौह अयस्क। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है, जो कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है वो कौन सा है? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या प्राथमिक? तो कृषि का आर्थिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, तो कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है? सौर ऊर्जा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा, अभ्रक, सोना या लौह अयस्क? तो निम्न में से जो आधारभूत खनिज है वो क्या है? लौह अयस्क। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 वर्ष में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? तो जैव संसाधन कौन सा है? उद्योग। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो कब हुई थी ग्रामीण बैंक की शुरुआत? 1970 में। ठीक है, सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में हुई थी। याद रखिए ये सारे एमसीक्यूज को आपको तैयार करना है। अगर आप ये 2025 के सातों सेट के एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आप 2025 के अगर एमसीक्यू पढ़ लेते हैं तो टोटल 140 आपके हुए सातों सेट के। ठीक है, इसी टाइप से आप 2024 के पढ़ लीजिए तो 140 आपके 280 एमसीक्यू अगर आप तैयार कर लेते हैं 100%, इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 साल के आप मॉडल पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसमें जितने भी आपके क्वेश्चन है या कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। ठीक, तो आपका 20 क्वेश्चन नंबर है, किसी देश का विकास आधारित है, तो किस देश का विकास आधारित है? औसत साक्षरता दर पर या प्रति व्यक्ति आय पर या लोगों की स्वस्थ स्थिति पर या उपयुक्त सभी? तो जो देश का विकास आधारित है वो किस पर आधारित है? इन तीनों पे, प्रति व्यक्ति आय पर भी है, औसत साक्षरता दर पर भी है और लोगों की स्वस्थ स्थिति पर भी है। तो ये क्या है? तीनों ही किसकी आधारित, किस विकास पर आधारित? तो ये तीनों क्या है? विकास पर आधारित है। तो प्रयुक्त सभी, डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट ए में आपके कितने थे? 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब देखेंगे पार्ट बी, जिसमें आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं दो प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चंस क्या करना आपको तैयार कर लेना है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं दो प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो 2 प्रभाव लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अथवा में भी आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में ये देखने को मिलता है, कभी कभी ये रिपीट भी होता है। तो महामंदी के प्रमुख कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो 4 कार्यों का उल्लेख करना और एक एक नंबर का 4 कार्य होंगे। तो आप अगर 3 लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 लिखते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक कार्य एक एक नंबर का
होगा। उसके बाद अथवा में लोकतंत्र के किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लोकतंत्र के किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद है तीसरे नंबर पे, औपचारिक तथा अनौपचारिक साख के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का ये क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा में भी लिख सकते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो सोशल साइंस में आप आराम से 70 में से 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन भी मिलते हैं और क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत बना के भी लिखेंगे तो आपको 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर आपने उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत भी अपनी तरफ से बना के लिखा होगा। ठीक है, तो अभी जितने भी हम आपको इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको सभी क्वेश्चंस को तैयार करना है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कपास उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का परिचय दीजिए। मतलब जो कपास उत्पादन के जो क्षेत्र है उनके परिचय देना। ठीक है, दो क्षेत्रों का क्या देना? परिचय देना। तो दो दो नंबर के आपके हो जाएंगे, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अथवा में दे रखा, भारत में मैगजीन उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में मैगजीन उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 4-4 नंबर के आपके टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, टोटल आपके 16 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होंगे। 20 नंबर के एमसीक्यू, 16 मार्क्स के आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको शब्द सीमा दे रखी है लगभग 150 शब्द का। ठीक, और 4 नंबर के क्वेश्चन में लगभग 80 शब्द लिखने होंगे। ठीक, तो 6 नंबर में आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार क्या थे? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। सत्याग्रह से क्या अभिप्राय, 2 नंबर में आपको लिख के दिखाना। उसके बाद सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो टोटल आपके 6 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अथवा में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, वो है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए। भारत के राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट होंगे। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसे अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो इससे आपको 100% बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन लिख रहे हैं इसे आप निबंध की तरह लिखते रहे तो आपको 6 मार्क्स की जगह 5 या 4 नंबर मिलेंगे। तो अब अगर आप पूरे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उसे पैराग्राफ या पॉइंट वाइज लिखते हैं, आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को जितना भी हो सके पॉइंट वाइज लिखिए या पैराग्राफ डिवाइड करके लिखिए। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं दो प्रवादनों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन, 3 नंबर में आपको ये बताना है, 3 नंबर में किन्हीं दो प्रवादनों के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ये बताना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है? 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। उसके बाद तृतीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, 2+4 मतलब 2 नंबर की आपसे क्या तात्पर्य ये पूछा, 4 नंबर में उसकी विवेचना बताई, तो 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अथवा में दे रखा, उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें क्या लिखा, उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आपको टिप्पणी लिखना है तो क्या करेंगे, आप इसे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे तो आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कैसा ही पूछा गया है, अगर आपसे वो टिप्पणी या निबंध लिखने का, तो आप अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत के चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। 6 नंबर आपके ये पक्के करवा सकता है, ये इस बार भी बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। उसके बाद है, भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय कीजिए। तो भारत में सड़क परिवहन का विकास है, मतलब जो सड़क है उसमें विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर आपको
क्या देना है, परिचय देना। तो 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा हो तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर आपको सोशल साइंस में कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो तो आप क्या करेंगे, उसे बना के जरूर से लिखें। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप उसे जरूर से जरूर बना के, जितना भी आपसे हो सके बनाकर लिख के आए। ठीक है, तो ये थे आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके 6 नंबर के थे, तो टोटल आपके 24 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हुए। ठीक ठीक, तो 24 नंबर के आपके 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, 60 मार्क्स के आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 60 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपके जो 10 नंबर बचते हैं, उसमें आपके जो 10 नंबर बनते हैं वो होते हैं आपसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मानचित्र संबंधित प्रश्न, ये आपके 10 नंबर के बनते हैं। तो सबसे पहला आपका 9 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आपको आधा आधा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने सही चिन्ह मतलब दर्शा दिए, मतलब सही चिन्ह मतलब इसका दे दिया तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और उसने आप सही स्थान मतलब चिन्ह के साथ अपने सही स्थान भी दिखा दिया तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, सही स्थान और नाम दोनों का आधा आधा नंबर मिलता है। अगर आपने नाम सही लिख दिया या स्थान अपने गलत लिखा है तो आपको आधा नंबर मिलेगा। आपने नाम और स्थान दोनों सही करा तो आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये आपको बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, आपको नाम लिखना है और कहाँ हुआ था वो स्थान आपको चिन्ह द्वारा समझाना है। ठीक, उसके बाद दूसरा है, वह जनपद जलियांवाला बाग की घटना घटी, जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। उसके बाद तीसरा है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था। वह जनपद जहां चौरा चौरी कांड का स्थान हुआ था, कांड हुआ था। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। तो ये सब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसमें आपको एक 9 नंबर पे और क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 9A के मानचित्रकार के विकल्प में रूप में है। तो इसमें आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। ये किसके लिए, ये सिर्फ दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए। उनको इसमें क्या करना, उनको सिर्फ इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके आपको आंसर नोटबुक पर लिखना हो, जो आपको कॉपी दी गई होगी उस पर इसके सिर्फ आंसर लिखने हैं। आपको मैप में नहीं करना, मतलब मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए आपको यही वाला क्वेश्चन करना होगा। उसके बाद है 9 का बी। अब बी में क्या दिखाया गया है, दूसरा जो मानचित्र है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अब इसमें आपको क्या दे दिया है, नेशनल कार्बोनेट पार्क। ठीक, नेशनल कार्बेट पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब इसमें जो कहा जा रहा है कि नेशनल कार्बेट पार्क कहाँ है, सही उसका चिन्ह मतलब जहां पे भी है वहां पे उसका सही चिन्ह बनाइए और उसका नाम दर्शाइए कि कहाँ है। ठीक है, तो आपको आधा नंबर मतलब 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। शिवालिक पर्वत कहाँ है, गुजरात की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र सी है तो इसका चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन मैप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 5-5 नंबर के आपके मैप के क्वेश्चन होते हैं तो 10 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल को फॉलो कर लेते हैं तो हम आपके लिए मैप से रिलेटेड क्वेश्चन की एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपके जितने भी 2025 में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो सारी उस वीडियो में हम लेके आएंगे। बाकी आपको हमने जो बताया कि अगर आप 2025 के सातों सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें आपके कितने 140 एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, उसमें कुछ रिपीट होंगे तो 100 प्लस आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि 40 में से मतलब 40 कुछ ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर आपके 100 प्लस ही एमसीक्यूज होंगे। तो अगर आप 2025 के सातों सेट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, उसमें जितने भी आपके 4 नंबर 6 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको तैयार कर लेते हैं और मानचित्र क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 की एक बेहतरीन शानदार तैयारी हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपका 2025 का निपट जाए उसके बाद फिर 2024 के सेट को सॉल्व कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के सेट को सॉल्व करते हैं उससे आपको 100% बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी।
ठीक है, तो क्या करना आपको 2025 के पहले सातों सेट को सॉल्व करना, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश, चाहे आप मैथ्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेट सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में आ रहा है और कितनी बार आता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में या किसी भी क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना जिससे कि मुझे याद रहे, तो हम आपकी ये प्लेलिस्ट तुरंत मतलब पीडीएफ आपको तुरंत वहां पर अपलोड कर देंगे, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।